मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं उनकी प्रेजेंस, उनकी मौजूदगी आपको एहसास दिला रही है कि आज बात मिर्ज़ापुर की हो रही है। सबसे पहले वेलकम दिव्येंदु, पंकज जी और साथ ही रशिका, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बहुत सारे सवालों के जवाब और हमारी सारी जो दिलचस्पी थी वो सब शांत हो गई है। सवाल कम है, लेकिन सबसे पहले ये कि आप सब ने अपनी अपनी ज़िंदगी में पहली बार गन या देसी तमंचा कब पकड़ा या कब देखा? मेरे ताऊजी रहते थे मथुरा में। तो वहाँ पे मैं गया था, तो मैं कुछ रहूँगा 10-11 साल का। तो वहाँ पे सबसे पहले मेरे कज़न्स ने मुझे देसी कट्टा करा था कि देखो कि तुम तो शहर से दिल्ली वाले हो, तुमको तो होगा नहीं, लो। तो मैंने पकड़ा उसे, और सबसे पहली चीज़ जो मुझे याद है वो बहुत भारी था। तो मुझे यही लगा था कि इसको पकड़ के ऐसे स्टाइल से करना आसान नहीं है, ये तो मतलब हाथ नीचे जा रहा है आपका। तो उन्होंने पूछा भी था कि चलाना है, तो मैंने कहा नहीं, चलाना नहीं है। सो आई थिंक सबसे पहले वहाँ पे ही मैंने महसूस किया था। पंकज जी, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, तो हम कहते हैं लोहा पीट के भी वहाँ तमंचा बन जाता है। और शायद अब हो सकता है वो अब कम होता हो। एक वक्त था जब हर गांव में वो नज़र आता था। मिर्ज़ापुर ने आपको कितना उन सब की याद दिलाई, या कौन कौन सी तस्वीरें ताज़ा हो गई, या आपने कब बहुत जब गन सारी। शादियों उदियों में जब उस समय ना हमारे यहाँ एक बड़ा चलन था कि साइकिल के पाइप से तमंचा बनता है। हाँ हाँ, कोई बोलते थे रॉड। नहीं, ट्रक के स्टीयरिंग का जो पाइप होता है उससे बनता है। तो हमारे गांव में भी होता था कि अरे वो तमंचा रखता है। मैंने कभी देखा नहीं था, हवा खबर आती थी। तो बाकी तो ऐसे तमंचा वमंचा देखा नहीं हो। शादियों उदियों में शादियों में, हाँ, शादियों में वो एक नाली दो नाली वो सिंगल बैरल डबल बैरल छोड़ते थे, तो वो देखा है। बाकी तो फिल्मों में ज़्यादा देखा। यहाँ तो AK-47 भी चलाए हैं हमने। रसिका, आपका वास्ता फिल्म में इन देसी हथियारों से पड़ा, या इससे पहले भी आपने देखा हुआ था? सिर्फ मिर्ज़ापुर में मैंने अपनी लाइफ में कहीं ना देखा ना ना। अच्छा, वो दिव्येंदु मेरे क्लासमेट थे ना, इसलिए रखना पड़ना था हिफाजत के लिए। नहीं, पहली बार मैंने मिर्ज़ापुर की शूटिंग में। अच्छा, मंटो की रूहानियत से मिर्ज़ापुर का ये जो कहते हैं रफ जो ज़मीन थी, ये कैसा रहा आपके लिए? बहुत ही इंटरेस्टिंग चेंज था। मंटो की सॉफ्टनेस के बाद, सफ़िया की सॉफ्टनेस के साथ के बाद बीना की मिस्ट्री में जाने में बड़ा मज़ा आया मुझे। तो इट वाज अ वेरी, आई मीन दैट्स व्हाट ऑल ऑफ अस वांट एज एक्टर्स, कि एक ही साल में हम बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के रोल्स एक्सपीरियंस करें और ड्रामेटिकली डिफरेंट रोल्स एक्सपीरियंस करें, तो उसमें और भी मज़ा आता है कि आप एक बड़ा सॉफ्ट किरदार छोड़ के एक बड़ी मिस्टीरियस और चालाक, माय मदर वुड हैव कॉल्ड हर चालाक, किरदार प्ले करें। सो पंकज जी, कालीन भाई या कालीन भैया जो सबसे बात है, हम सभी जानते हैं कि उस हार्टलैंड में बालू माफिया हैं, गिट्टी माफिया हैं। ये कालीन माफिया हम पहली बार सुन रहे हैं, तो रेफरेंसेस क्या थे आपके जहन में? हाँ, नहीं, मेरे तो कुछ नहीं थे, वो लेखक ने ये सब लिख दिया था। वो आई थिंक मुझे लगा कालीन इसलिए भी कर रहे हैं कि वो कालीन के कारखाने में बहुत सारे मशीन्स चलते हैं, जो कि आपको प्रोमो में भी दिखेगा। जी। तो उनको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि ये दुनिया एक्सप्लोर नहीं हुआ है, या कोई कहानी शायद इसके इर्द गिर्द नहीं हो, तो इसलिए बनाए होंगे। वैसे तो मिर्ज़ापुर वैसे कजरी के लिए ज़्यादा फेमस है। जी। हाँ, मिर्ज़ापुर कैले गुलजार, हाँ हाँ, कजरी गायकी का एक फॉर्म है, शैली है। गायन शैली है। कजरी, हाँ। अच्छा, मुझे लगा कुछ ऐसी नहीं, गलत चीज़ तो के बारे में बात हो रही है। कजरी की शुरुआत मिर्ज़ापुर से है। मैंने मिर्ज़ापुर कारपेट से ही सुना था। नहीं, कारपेट तो भदोही ज़्यादा है, मिर्ज़ापुर कम है। भदोही में ज़्यादा है कारपेट का। कजरी गायकी का फॉर्म है, वो मिर्ज़ापुर कैले गुलजार हो, वो मिर्ज़ापुर की ओरिजिन है। तो बड़ा पोएटिक जगह है वो, बहुत संगीतमय जगह है। देवेंदु, जिस तरह की कास्ट है उसमें सबसे खास बात ये हो जाती है कि एक्टर की जिम्मेदारी बढ़ जाती है रिएक्ट करने की। जैसे हम इस एक्टिंग के फॉर्म को कहते हैं कि अच्छे एक्टर्स हों तो आपको रिएक्ट करने में उतना ही मज़ा आता है। कोई ऐसा वाकया जो आपके लिए आपके जहन में अटक गया हो इस फिल्म की शूटिंग के दौरान? आई थिंक हर दिन एक नया ऐसा वाक़या होता था। ये इतनी ख़तरनाक स्क्रिप्ट है और इस तरीके के हमारे कैरेक्टर्स हैं कि मतलब आप कभी नहीं कह सकते। रोज़ जब मैं शूट पे गया हूँ कि अच्छा ये तो वैसा सा सीन है जो मैंने पहले किया हुआ है, अच्छा ये तो वैसा सा है जैसा किया हुआ है। एवरी डे, आई मीन एक जीप पे बैठ के निकलना, लड़कों का पीछे मुन्ना भैया करना, ये मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था। और जो बाय स्टैंडर्स हैं जो खड़े हुए हैं साइड में, और वो उतने ही आंख फाड़ के आपको देख रहे हैं। उन्हें पता है कि ये शूट है, लेकिन दे वांट टू बिलीव कि ये सच है।
वो एक ऐसी चीज़ होती थी। और हम स्टेज पे भी जो बात कर रहे थे, वहाँ के कुछ लड़कों ने सच में ये समझ लिया था कि ये यहीं रहेंगे, तो कह रहे हैं हम आपको ही, मुन्ना भैया आपको वोट देंगे। और एक बड़ा अच्छा सा प्यारा सा लड़का था, ही वॉज अ लिटिल मेंटली स्लाइटली अनस्टेबल, वैसा सा था, बट वो कविता लिख के लाया कि क्योंकि चुनाव का प्रचार वगैरह वाला वो जो है, तो कह रहा है मुन्ना भैया ये हैं वो हैं, कुछ 1.5-2 पन्ने की कविता लिख के लाया। और मैं समझ ही नहीं पा रहा था ये हो क्या रहा है, और वो खड़ा होकर सुना रहा है मुझे। तो मतलब दिस इज द काइंड ऑफ पावर हमारे मीडियम की जो है, इतनी ज़्यादा है कि मतलब वो सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ उनको क्या, हमें उस टाइम हो गया था कि ये मतलब बना तो नहीं रहा है, ये हो क्या रहा है। इट्स जस्ट अमेजिंग। रसिका, मिर्ज़ापुर जब रियल लोकेशन की बात होती है तो शूटिंग के एक्सपीरियंस तो होते ही हैं, उसके अलावा वहाँ के लोगों से भी मुलाकात होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो क्या कुछ रहा उनसे मिलना या वहाँ के लोगों के बीच काम करना? मेरी ये प्रॉब्लम हो जाती है कि कई बार ना ऐसा ऐसा होता है कि जहाँ भी फिल्म या सीरीज शूट हो, आउटडोर शूट के लिए सब मर्द चले जाते हैं, इंडोर वाला शूट बॉम्बे के किसी स्टूडियो में होता है और मैं स्टूडियो में अटक जाती हूँ। तो ऐसा मेरे साथ बहुत प्रोजेक्ट्स में हुआ है कि लोग पोलैंड शूट करके आ गए, मेरा शूट मालवानी में हो रहा था। तो मिर्ज़ापुर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बस 2 दिन मेरी शूट थी, 2-3 दिन थी बनारस में, और बाकी सारा कुछ यहाँ स्टूडियो में शूट था। लेकिन ये जो स्टूडियो जो त्रिपाठियों का घर है, ये जनरली सेट से ये फीलिंग आती है, जब लोकेशन से ये फीलिंग आती है, जैसा कि आपने कहा कि जब आप लोकेशन पे जाओ तो वो लोकेशन आपको अफेक्ट करने लगता है, और वो मतलब आपके प्रोसेस का एक हिस्सा बन जाता है। सडनली आप ऐसी चीज़ें करने लगते हो जो आपने शायद कभी सोची नहीं थी। लेकिन इस त्रिपाठियों का इतना पावर है और उनकी डार्कनेस इतनी डार्क है कि ये सेट में भी हमने कुछ इन्फ्यूज़ कर दिया था। मतलब पंकज भी कह रहे थे और दिवेंदु भी कह रहा था कि वो सेट पे जाओ ना तो वो उसी तरह की मिस्ट्री और एक बड़ा ही ऑमनेस सा फीलिंग होता था। सो पता नहीं, मैं रियल मिर्ज़ापुर तक पहुंची नहीं, लेकिन हमने मिर्ज़ापुर बॉम्बे में ही क्रिएट कर लिया था और बहुत इफेक्टिवली। चलिए पंकज जी, जाहिर सी बात है बहुत बड़ा भरोसा इस सीरीज़ के साथ जा रहा है। हम सेकंड सीज़न की बाद जब पहली सीरीज़ की लॉन्चिंग के वक्त हो जाए तो किसी प्रोजेक्ट पे यकीन जो है वो समझ में आता है। मानते हैं कि डिजिटल ने एक दायरा बहुत बढ़ा दिया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ हाँ, शायद बिल्कुल बिल्कुल बढ़ा दिया है। मतलब इतने बन रहे हैं, अभी इतने लोग बना रहे हैं, हमारे पास 4-4 सीरीज के ऑफर अभी भी पड़े हुए हैं कि एक यहाँ कर लो वहाँ कर लो, समय नहीं है। तो ये अच्छा बात है, अच्छा संकेत है। और भी हमारे जैसे बहुत सारे रंगमंच थिएटर के अभिनेता हैं, ट्रेंड अभिनेता हैं, जो पहले काम जिनको नहीं मिलता था, अब काम बढ़ा है, अभिनेताओं को जॉब ज़्यादा मिलेगी और नए नए प्रतिभा आएंगे निकल के इसके थ्रू। चलिए, हालांकि ये इससे जुदा सवाल है, एक ख़ास लम्हा इंडस्ट्री के लिए भी, रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की शादी हो रही है, तो किस तरह से शुभकामनाएं उन्हें आप लोग देंगे? एक ख़ास मौका है उनकी ज़िंदगी का भी। भाई मैं क्या बोलूँ, आप, मैं यही चाहूँगा, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, एंड विश यू अ हैप्पी लाइफ, एंड या जस्ट हैव फन। या अब अरे सबकी होती है, ये आप दोनों की भी हो रही है, आप आनंद लीजिए। रसिका, क्या कहेंगे आप? Wish you a very happy married life, and I hope you have fun at your wedding, and I hope the media gives you some privacy. चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं मिर्ज़ापुर के लिए। और रणबीर तो हमारा दोस्त भी, अभी याद है, रणबीर की शादी की बात पूछ रहे थे। बॉस दोस्त, चलो मुबारक हो। वो तो उसको मैं तब से देख रहा हूँ ना, जब एक्टर बैंड बाजा के पहले से मैं जानता हूँ, नहीं बनी थी तब से। जी, अभी याद आया। शुभकामनाएं हैं उन दोनों को हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि डिजिटल वर्ल्ड में मिर्ज़ापुर एक नया कीर्तिमान कायम कर